गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवाज आ रहा है? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. हाँ, कहाँ तक कवर हो गया था पिछले क्लास? Sir, बॉन्ड bond एनर्जी। energy. Yes, sir. अच्छा, कुछ problems कराए थे. हम लोग यही बॉन्ड एनर्जी देख रहे थे। बॉन्ड एनर्जी सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा देखो, बॉन्ड एनर्जी और कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने किया। दूसरा लिखें, दैट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जैसे देखिए, मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी इन तीनों में अगर बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो सिर्फ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पर ओनली एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर ओनली सिग्मा बॉन्ड है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पर इसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने में वी हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर सेम वही फंडा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा सबसे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है, साइज पर तो डिपेंड करता है। पिछले क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कशन साइज पर किए थे। एक चीज और, थर्ड फैक्टर लिख लेना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड जो है दैट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड एनर्जी होता है दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सीवी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, और आपका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। जैसे देखिए एग्जांपल एक लेता हूं, देखिए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन सब में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या किस में होगा बताओ? हम जानते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होने वाला है यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये डिफरेंस क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, मिलेगा ना। अगर डिफरेंस ही निकाल ले तो आपको पता होगा कितना आएगा, 4 - 2.1, ये कितना आएगा? ये 1.9 आएगा।
अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो कितना आएगा बताओ? ये कार्बन का 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1, दैट इज 0.4 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। तो इसमें क्या होगा? बॉन्ड पोलरिटी, मतलब इसमें होगा ना, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ज्यादा क्रिएट होगा। यहाँ पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस कम क्रिएट होगा। अगर ये कम क्रिएट होगा तो इनमें अट्रैक्शंस भी कम होगा। समझने की कोशिश करो। हम लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं? क्योंकि उसमें आयंस के बीच केटायंस और एनायंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इन दोनों में अट्रैक्शन, एक तरह से पोलैरिटी क्रिएट हो गया, और इस पोलैरिटी के कारण क्या होगा? इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। अगर इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है तो इसको ब्रेक करने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं बोला डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, और इसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इन तीनों फैक्टर्स पर आपका बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बता चुका हूं। बैठो बैठो, जो भी क्वेश्चन पूछना बैठ कर पूछना। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है ना, अराउंड 10 या 11 एलिमेंट का आपको याद करना पड़ेगा। वो चीज मैं पीरियोडिक टेबल्स में मैं लिखाया हूं, बताया हूं, और याद करने का भी टेक्निक्स बताया हूं कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। फन नकल इस तरह याद होगा, जो पुराने बच्चे होंगे उसके लिए बताया गया ये सब। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर नहीं याद है तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर भी प्रॉब्लम होगा। तो जो 10-11 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो मेजर किया गया है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे। बॉन्ड एनर्जी ओवर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ओवर हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर है दैट वन इज बॉन्ड लेंथ। अब थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष। बीएल इसको बोलेंगे। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये पता होगा? ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे देखो, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ये जो डिस्टेंस दिख रहे हो ना, ये इन दोनों ऑर्बिटल्स, इन दोनों एटम के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को क्या बोलेंगे बताओ? इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। दिस इज बॉन्ड लेंथ। तो क्या इसको जैसे हम टेक्निकल भाषा में लिखना चाहें तो बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये क्या? दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम या न्यूक्लियाई। एटम इज न्यूक्लियाई, एटम होगा तो उसके पास न्यूक्लियस तो होगा ही। दूसरा चीज ध्यान रखना है बच्चे कि ये जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ मेनली साइज पर डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ मेनली डिपेंड ऑन size of atom, size of atom as well as percentage s character। बॉन्ड लेंथ मेनली क्या? साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है।
एक चीज ध्यान रखना बच्चे, पहले ये चीज ध्यान रखो, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो देखो कभी ना बताया होगा कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बताया हूं बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बताया ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर्स। जैसे एसपी में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर्स उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। इसी तरह कभी ना कभी ये भी बताया हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, याद है, जितना ज्यादा परसेंटेज, ऐसे ध्यान रखो, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर्स होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही नजदीक होगा, अगर नजदीक होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड होगा। अगर ये न्यूक्लियस के नजदीक हो गया तो क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इनवर्सली रिलेटेड हो गया ना बॉन्ड लेंथ का। तो ये बात ध्यान रखना है। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, पहले हम लोग साइज देखेंगे बच्चे। कुछ दिक्कत है, वो न्यू क्या, अच्छा कॉपी भी नहीं है, पेन भी नहीं है, जाओ वहां पर कॉपी पेन मांगना कि एक पेपर दो मुझे लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग साइज ऑफ एटम, हाउ बॉन्ड एंगल इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ एटम, ये देखना है। ये पहला, क्योंकि हम लोग बताया कि बॉन्ड जो लेंथ है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक साइज ऑफ एटम पर और दूसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर का है, तो दोनों का वेरिएशन एक एक करके देखते हैं। तो पहला है साइज ऑफ एटम, मतलब ऐसे ध्यान रखना बच्चे कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जैसे देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो सबसे पहले यही हाइड्रा एसिड देख लेते हैं बच्चे। हाइड्रा एसिड क्या होता है ये तो बताया हूं पिछले क्लास ही, एसिड, हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या, नॉन मेटल्स होगा, दैट इज हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या, एच, हाइड्रा एसिड हम लोग HX से रिप्रेजेंट करते हैं, HX, X मतलब नॉन मेटल्स और यहां पर हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr, HCl, HBr और HI। जैसे पिछले क्लास में भी चर्चा हुआ था कि यहां पर क्या हाइड्रोजन का 1s और इसका 2p ओवरलैप किया होगा, मतलब हाइड्रोजन यहां पर कुछ ऐसे समझ सकते हो, ये हाइड्रोजन है आपका 1s ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का ये 2p, ये साइज छोटा बना देता हूं, देखो ये 2p ऑफ फ्लोरीन। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन तो वही सेम साइज का रहा, और ये जो आपका आयोडीन है कुछ ऐसा होगा, ये दिस इज द 5p ऑफ आयोडीन, आयोडीन का क्या है 5p है। तो यहां पर देखो इसका अगर साइज बड़ा है, देखो हाइड्रोजन इन कॉमन इन ऑल, अगर इसका साइज बड़ा है तो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इस केस में बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा।
होगा ना, ये ऐसा ऑर्डर होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। और ये नया नहीं है, मैं लगता है कि ये तीसरा बार बता रहा हूं आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यहाँ पर एटम का साइज बड़ा था इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर था। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका है, तो यहां से जो हाइड्रोजन का निकलने का टेंडेंसी ज्यादा होता था इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता था। और यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टूटने का टेंडेंसी, हाइड्रोजन को यहाँ से निकलने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इन सब एसिड में ये वीक एसिड था, सबसे कमजोर एसिड था ये। समझ रहे हो ना, ये सब याद, ये दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं तो आपको ये सब चीजें अब धीरे धीरे याद होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इसका बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलने का टेंडेंसी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलने का टेंडेंसी मिनिमम होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये वीक एसिड। चलो इसी तरह दूसरा हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखो ये वाटर, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब में देखा जाए बच्चे तो क्या, देखो हम एक ग्रुप की बात करेंगे, देखो एलिमेंट जो देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली का है ये सब, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब एक ग्रुप का एलिमेंट है। और हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होना चाहिए, इस केस में होगा ना ये ऑर्डर, क्योंकि मैं बोल चुका हूं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो ये भी ध्यान रखना है। देखो चलो तीसरा ये है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में हमको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो यहां पर देखो फ्लोरीन, ये ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ये 2p फ्लोरीन का, ये 2p फ्लोरीन का, यहां पर ये आयोडीन मान लो, ये दिस इज द 5p ऑफ आयोडीन, और ये भी आयोडीन का दूसरा 5p। तो अभी बताओ बॉन्ड लेंथ किस केस में ज्यादा होगा, इस केस में, दैट क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसका ऑर्बिटल देखिए बड़ा है। अच्छा यहां पर ये अगर मैं रिकॉल कराऊं, यहां पर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताया था पिछले क्लास से। हाँ, तो रिवर्स, अगर रिवर्स बोलते हैं तो ये गलत है, मैं पिछले क्लास में बताया हूं इसलिए इसको बार बार रिविजन करा रहा हूं आपको। ये अगर ऐसा बोल रहे हो बच्चे तो ये गलत है, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। बट क्या होता है, ये फ्लोरीन भाई साहब जंप कर कर यहां आ जाते हैं, तो ये सब बार बार रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा, और इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं आपको क्यों ऐसा होता है, ये बताया हूं ना, लॉजिक याद है। तो अब फिर लॉजिक नहीं बताऊंगा, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, जो आप सोच रहे हो गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को अक्सर पूछा करते हैं। बॉन्ड लेंथ का नॉर्मल ऑर्डर, बट बॉन्ड एनर्जी का यहां पर फ्लोरीन यहां जंप करके चला आता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन के कारण इजिली एक दूसरे से मूव अपार्ट हो जाता है। हाँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉन्ड लेंथ में, कुछ नहीं उसमें। मूव अपार्ट मतलब करने का मतलब उसमें पोलराइज हो जाता है एक तरह से, उसको इजिली टूट जाता है वो। हाँ बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ का नॉर्मल एक्सपेक्टेड ऑर्डर पाया गया है। ठीक, ये सब जो भी डाटा हम बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट किया, मैं उस बुक को पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। जहां पर यहाँ पर देखो वेरिएशन आ रहा है तो इसको भी समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है।
हाँ, अब दूसरा फैक्टर्स हम देखें, दैट वन इज, मैं बोला था ना कि दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक साइज पर और एक दूसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर पर। मेनली तो ये साइज पर डिपेंड करता है, बट दूसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए अब यहां पर समझिए, मैं यहां पर फिर से रिकॉल करवा देता हूं। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा बच्चे, तो इसको सेपरेट करके लिख दे रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ कम होगा, इनवर्सली रिलेटेड। क्योंकि मुझसे इसी से काम है, तो इसको स्पेशली मैं अलग लिख दिया। अब यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेता हूं, दैट वन इज BF2, और एक है आपका दैट इज BF4 माइनस F42 माइनस। इन दोनों में मुझे बॉन्ड लेंथ बताना है। मतलब ऑब्वियसली मैं पूछ रहा हूं BF का बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं। बॉन्ड लेंथ ऑफ व्हाट? BF बॉन्ड का लेंथ पूछ रहा हूं मैं। तो देखिए, क्योंकि दोनों में BF बॉन्ड ही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे उससे परसेंटेज कैरेक्टर पता लगेगा आपको। जैसे इसमें कार्बन, इसमें बेरिलियम क्या है, sp2 हाइब्रिड, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड है। दो बॉन्ड एंगल है ना, बेरिलियम के वैलेंस शेल्स में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों का दोनों बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ। यहां पर देखें, यहां पर देखोगे तो ये क्या है, ये आपका बेरिलियम आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप ही बताओ, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है, दैट इज 50%। यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है, दैट इज 30, हाँ 25%, बिल्कुल सही 25%। तो देख लो ना किसमें, अगर इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब क्या ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा कुछ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो मैं इसका बोलता, क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। चलो एक और क्वेश्चन समझने के लिए लेते हैं। हाँ तो देखो, ये एसो बॉन्ड लेंथ बताता है, एसो बॉन्ड लेंथ इन SO2F2 एंड SO2Cl2। अब थोड़ा बेंड्स रूल का यूज आ जाएगा तो उसको ध्यान रखेगा। बेंड्स रूल मैं वहां बताया हूं, बेंड्स रूल अगर आपको याद हो तो बताया, फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड को हम लोग उस पोजीशन पर रखना प्रीफर करते हैं जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो, और यह भी बताया गया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वहां रखना प्रीफर करते हैं जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो। याद है ना? तो चलो इसका दोनों का समझ लेते हैं। यहां पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जाएगा कुछ, देखिए। अच्छा, एक लोन पेयर भी होगा, दो दो चार, हाँ एक लोन पेयर भी होगा, ऐसा बना, रुक जा छोड़ो, एक लोन पेयर भी है इसके ऊपर। क्योंकि सल्फर के वैलेंसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, दिस वन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और इसी तरह इसका देखिए, ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन है। अब ये बताओ, थोड़ा बेंड्स रूल अप्लाई करो। मैं ये अप्लाई करना सिखाया हूं, इसलिए मैं बोलता हूं केमिस्ट्री में रिविजन्स बार बार करना आपको जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन तो दो है, SO2F2 दिए है। हाँ, ऑक्सीजन तो दो है। अच्छा ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन दो दे दो। तो इसको हटाओ, ये लोन पेयर को हटाओ। ऑक्सीजन दो है, सही बोली, ऑक्सीजन दो है तो लोन पेयर को हटा देंगे। यस सर। हो गया। चलो, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, अब यहां पर देखें, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये बताओ, यहां पर देखो, इन जनरल sp3 हाइब्रिडाइज में क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होता है, 75%। ये इन जनरल होता है। बट ये अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रहना प्रीफर करता है जहां परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, कम हो, बेंड्स रूल, याद है ना। तो यहां पर क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 25% होगा, और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 75%। चलो पी कैरेक्टर को तो लेना नहीं है, इसको छोड़ो, हटाओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर ही तो मेनली सब चीज डिसाइड कर देगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% से कम है, तो यहां पर बताएं, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, 25% से ज्यादा होगा, होगा ना। अगर यहाँ और यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर 25% से कम है, तो यहाँ इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में, इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इसी तरह अगर यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, तो क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, होता है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर भी लेस देन 25% होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रहना प्रीफर करता है जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो। समझ रहे हो बात को। बट यहां पर बताओ, यहां पर भी घटेगा, यहां पर भी घटेगा, बट यहां पर घटने का रेट क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। अगर यहां पर घटने का रेट ज्यादा है तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में क्या होगा, बढ़ने का रेट ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना। यहां पर क्या मैं बोलूंगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर का जो बढ़ने का रेट है थोड़ा कम है। तो अभी क्या पता लगा, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है या इस बॉन्ड में, हम बोलेंगे इस बॉन्ड में। अगर इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। देखो लिखा है वहां पर, यहां पर कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बोलूंगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो यही आ गया ना। देखो कैसे कैसे चीजें को लिंक कर कर समझाता हूं, उसी तरह से आपको भी धीरे धीरे सोचना है। जो नए नए बच्चे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके पहले ऑनलाइन क्लास करता था, सेल्फ स्टडी। अच्छा, कहाँ, यहीं से बिलोंग करते, कोलकाता, तो मुर्शिदाबाद। अच्छा, किसी के रेफरेंस के थ्रू हो क्या, कौन, अच्छा सूर्य विकास। अच्छा, ही इज द टॉपर है, लास्ट टाइम उनको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला, दैट इज 600, सॉरी हाईएस्ट नहीं, 602 मार्क्स। टॉपर जो है दैट इज 624 मार्क्स। वो भी मुर्शिदाबाद से ही था, सूर्य विकास। अच्छा, हुगली, हुगली डिस्ट्रिक्ट। चलो, तो ये भी बॉन्ड लेंथ भी ओवर हो गया बच्चे। अब यहाँ पर एक मतलब जितना भी आपका मैं बोलूं कि बॉन्ड पैरामीटर था, मैं सब बॉन्ड पैरामीटर को डील कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट वन इज बैक बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको समझना। ये जो बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्गेनिक में भी यूज आएगा, तो यहाँ पर ही समझ लो। बैक बॉन्डिंग, हेडिंग तो बैक बॉन्डिंग। देखो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ बच्चे, यहाँ पर ध्यान समझना, अदरवाइज बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो देखो यहाँ पर मैं अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, देखो एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसको रफ में लिखना, वहां पर मत लिखना। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरह का होता है, एक आपका अगर मैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और एक होते हैं आपका क्या, पाई बॉन्ड।
मतलब दोनों कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। बट ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर आपको पता हो, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। दोनों ये एक्सियल मतलब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है, और यहां पर क्या होता है, लेटरल पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। यहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। यहां पर क्या, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये पैरेलल हुआ ओवरलैपिंग। ये रिकॉल करवा रहा हूं, एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हो बच्चे, ऐसा। इस तरह का ओवरलैपिंग, ये देखो ओवरलैपिंग। यहां पर ये भी देख रहे हो ना, इक्वल शेयरिंग हो रहा है, एक इस एटम या इस ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन और एक इस ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन। पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होगा, ऐसा ही कुछ सिनारियो रहेगा, बट ऐसा इस तरह का कुछ होगा। देखो यहां पर भी इक्वल शेयरिंग हो रहा है, यहां पर भी इक्वल शेयरिंग, मतलब कोवेलेंट में तो ये तो फिक्स है क्या, इक्वल शेयरिंग होता है, चाहे सिग्मा बॉन्ड बने चाहे पाई बॉन्ड बने, इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग करने का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इसका इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये ध्यान रखना है, अनइक्वल शेयरिंग होता है, अनइक्वल शेयरिंग होता है। डिटेल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बढ़ा चुका हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल स्पेशल बॉन्ड, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होता है, कुछ बच्चे ऐसा समझ सकते हो। देखो ये ए है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल्स है, और यहां पर ये बी है जिसके पास क्या है, फुल्ड ऑर्बिटल्स है, ऐसा कुछ। अच्छा रुक जाओ, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है और ये बी का क्या है, इस तरह। ये क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया तो क्या होगा बताओ, बॉन्ड बन जाएगा, यही आपका बॉन्ड बनेगा। देखो मतलब इसमें समझ रहे हो ना, देने वाला एक ही एटम है, ये अपना फुलफिल्ड ऑर्बिटल लेकर आ रहा है और ये अपना क्या, वैकेंट ऑर्बिटल लेकर आ रहा है। इन दोनों में ओवरलैप किया तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, बट अभी बैक बॉन्डिंग में क्या होता है ये समझना है। तो बैक बॉन्डिंग में बच्चे क्या होता है, देखो इस तरह का ओवरलैपिंग होता है। बैक बॉन्डिंग में इस तरह का ओवरलैपिंग होता है। देखिए ये ए है, ए जिसके पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। और यहां पर बी, बी जो क्या, जिसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, दिस वन इज फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स है। और इन दोनों के बीच क्या हो गया, इन दोनों के बीच पैरेलल ओवरलैपिंग हो गया, इन दोनों के बीच क्या हो गया, पैरेलल ओवरलैपिंग हो गया। तो क्या बनेगा बताओ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड बोलते हैं। अगर इन दोनों के बीच पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगा तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हाँ इसके बीच प्राइमरी बॉन्ड बना हुआ है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, ए और बी के बीच प्राइमरी बॉन्ड बना हुआ है। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, एक के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स रहेगा, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेगा, और इन दोनों के बीच क्या होगा, पैरेलल अनइक्वल शेयरिंग होगा, जिससे क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। समझ गए बात को? इसलिए मैं ये सब चीज बताया कि आप उसको डिफरेंस कर सको। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, एक के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स रहेगा, एक के पास, इन दोनों के बीच प्राइमरी बॉन्ड बना होगा। इन दोनों के बीच क्या, प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड बोलने का मतलब बच्चे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा बच्चे। उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा होता है, अगर बी के पास एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल
का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होता है, अनइक्वल पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, जिससे क्या बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। तो समझ में आ गया बैक बॉन्डिंग क्या होता है? यस सर। अब उसके बाद लिखे कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ, धीरे धीरे और इसको आपको समझ में आएगा, कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग कब फॉर्म होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है, उसके लिए 2 कंडीशन ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन लिखें, फर्स्ट कंडीशन लिखें, वन एटम should have vacant orbitals. One atom should have vacant orbitals, जैसे इसके पास vacant orbitals है, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, fulfilled orbitals होना चाहिए। तो एक एटम के साथ पास vacant orbitals होना चाहिए, and the other atom should have fulfilled orbitals। आप यहां देख रहे हो, एक के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ये पहला कंडीशंस है, तभी बैक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। दूसरा कंडीशन लिखिए, दूसरा कंडीशन, वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, and other atom should belong to either second or third period। एक एटम, उन दोनों में से एक एटम सेकेंड पीरियड का होना मस्ट है, और दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। अगर दोनों सेकेंड पीरियड का हो गया तो और अच्छी बात है, बट अगर दोनों थर्ड पीरियड का हो गया तो कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। उन दोनों एटम में से एक का सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है। दूसरा एटम या तो सेकेंड पीरियड का हो या तो थर्ड पीरियड का हो, बट दोनों में से एक का सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशंस है। तो अब ये कंडीशन को अप्लाई करना, पहले मैं ये सिखाऊंगा आपको कि आप पहले ये समझो कि कहां पर बैक बॉन्डिंग लगेगा और कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट लिखे, क्वेश्चन लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग molecules, back bonding is present, in which of the following molecules, back bonding is present। चलो पहला मॉलिक्यूल देता हूं आपके सामने, दैट वन इज BF2। चेक करो, आप पहले सीखो कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, दिस इज द BF2। ओके, आपको पता है बेरिलियम, यहां पर बेरिलियम को थोड़ा ऑब्जर्व करो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। बेरिलियम के वैलेंसेस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p तो पूरा खाली है ना। तो अभी क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। 2p इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अगर इसको 2 बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, 2p में, और इन दोनों पहले मिक्स होकर क्या बनाएगा बताओ, दो न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा कुछ। और आपको पता है इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगा, और फिर ये फ्लोरीन आकर बॉन्ड बना लेगा इसी के साथ। ये बार बार नहीं समझाऊंगा, ये सब अब धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, इसके पास दो दो वैकेंट ऑर्बिटल्स है। मतलब क्या, देखो इसके पास तो ये श्योर है कि ये क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है, दो दो है, एक की जरूरत है। हाँ, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, हाँ इसके पास तीन तीन लोन पेयर है। मतलब कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन क्या है, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, है। सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दोनों सेकंड पीरियड का ही, अच्छी बात है। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। समझा ना बात को, कंडीशन चेक करो, कंडीशन एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, और इन दोनों में से दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है, बैक बॉन्डिंग आसानी से होगा इसमें। चलो दूसरा चेक करके बताओ मुझे, BH3, नहीं हो, देखो यहां पर नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है बच्चे। फर्स्ट पीरियड का भी है तो चलो हो जाएगा। मतलब जैसे मेनली है ना कि हाइड्रोजन एक तो बोल रहा है कि फर्स्ट पीरियड का है, देखो तो अगर फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में रहा ना, तो जैसे बोला कि एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, और दूसरा एटम क्या, या तो सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पीरियड का होगा तो और अच्छी तरह से होगा। और ये भी बोला कि बिल्कुल सही कि ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, इसलिए इसलिए कभी नहीं होगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर कभी होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना, तो ये यहां पर नहीं लिखा हुआ है, अच्छी बात है। देखो यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, हाँ इसके पास तो एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, इसके पास तो एक लोन पेयर, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ये सब बनाएगा ना तो उसे पता लग जाएगा कि एक लोन पेयर, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है। बट हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर ही नहीं है तो कहां से होगा बैक बॉन्डिंग। मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है एक के पास लोन पेयर, दूसरा के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, और इन दोनों में से एक सेकेंड पीरियड का बिलोंग करना चाहिए और एक सेकेंड या थर्ड पीरियड का बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन है, उसी कंडीशन को समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा समझ में आ गया आपको। थर्ड देखो, तीसरा एग्जाम्पल BF3 में बताओ, चौथा BCH3 होल 3, चौथा एल्युमिनियम क्लोराइड, पांचवा सिलिकॉन फ्लोराइड। अगर इतना सही कर लेते हो तो मतलब बैक बॉन्डिंग का आपका कंडीशन वाला पार्ट समझ में आ गया कि कहां पर बैक बॉन्डिंग होगा, कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा।
सर BF3 में होगा बैक बॉन्डिंग। हाँ BF3 में होगा, बिल्कुल गुड, BF3 में होगा, बिल्कुल सही करना है आपका कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स भी है, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगा, पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा, होगा। यहां पर बताओ इसी तरह क्यों नहीं होगा? हाँ कार्बन, बिल्कुल गुड, कार्बन के पास इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 4 का 4 बॉन्ड बना चुका है ये, इसके पास नो लोन पेयर, कार्बन के पास क्या, नो लोन पेयर। और इसके पास रहने से क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ही तो होना चाहिए, कि फर्स्ट कंडीशन ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो आगे तो सोचना ही नहीं है कि सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की बात, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए AlCl3 में बताओ नहीं, फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई होगा। करेगा, सेकंड कंडीशन में ये फेल हो जाएगा, दोनों थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, समझा? देखो यहाँ पर एल्युमिनियम और क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन और एल्युमिनियम देखो बोथ बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, समझा? ये तो फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एल्युमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इजीली क्वालिफाई कर देगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, बट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बोथ बिलोंग्स टू व्हाट, सेकेंड पीरियड। अच्छा थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड नहीं। घर में जहाँ रहते हो ना, तो यहाँ पर वहां पर एक पीरियोडिक टेबल्स जहाँ पर पढ़ाई करते हो, जो आपका स्टडी रूम होगा, तो वहां पर एक पीरियोडिक टेबल्स आप वहां पर पेस्ट कर दे, क्योंकि उसको कभी गलती से नजर उस पर पड़ जाएगा तो कुछ सीख जाओगे, गलती से नजर कुछ पड़ जाएगा तो ऐसा तो उसको देखना भी प्रीफर नहीं करोगे, बट कभी गलती से होता है ना, दिन भर में या रात भर में या सोने वक्त कभी भी उस पर नजर पड़ जाए आपका। इसमें बताओ, इसमें इसमें सर होगा। हाँ गुड, इसमें होगा, क्योंकि सिलिकॉन अगर थर्ड और हायर पीरियड का एलिमेंट होगा ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो उसके पास होगा ही, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स आपको मैं बताया कि यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, बट सेकेंड पीरियड के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, वैकेंट डी होता ही नहीं है। चलो, तो ये सिलिकॉन वाला कुछ ऐसा फंडा है बच्चे, देखो सिलिकॉन, ये फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन लगा दो यहाँ पर, हाँ ये सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है। हाँ अब सेकंड कंडीशन चेक कर लो, क्या दोनों में से एक सेकंड पीरियड का है? हाँ ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, चलो अच्छी बात है, हो जाएगा दोनों में ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर बैक बॉन्डिंग के बारे में सोचना है और कहां पर नहीं सोचना है। चलो उसके बाद इसका एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन पूछा करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लिखें आप दैट वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। 2 क्वेश्चंस आएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। आप लोग ना मास्क लगा कर रहो, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, अगर एक को ट्रांसमिशन होगा तो सब के सब बीमार पड़ जाओगे, तो थोड़ा मतलब मास्क लगा कर रहो, अच्छा रहेगा, मतलब आपके सेफ्टी के लिए बोला जाता है। हमको तो क्या, हमको तो बोलना है बार बार, तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। क्योंकि अभी इतना बच्चा है, कुछ दिन में और बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना वहाँ पर, कौन मतलब हर एक बच्चे हैं कहाँ से आते हैं ये तो पता नहीं है ना, कब कब वो तो वो जो कोरोना वायरस है वो तो दिखता भी नहीं है,
कब अटैक कर देगा। चलो देखो यहां पर पहला एप्लीकेशन देखो, इंपॉर्टेंट है। Lewis acid characters, Lewis acid characters, Lewis acid characters of boron halide. इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछते हैं ये। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ल्यूइस एसिड होता क्या है। तो ये मैं बता देता हूं। देखो एक ल्यूइस एसिड मैं पहले भी बताया हूं, ल्यूइस एसिड क्या होता है। ल्यूइस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड क्या, इतना मोटा मोटी यही बात ध्यान रखो आप, क्या ये लोन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड क्या मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस, यहां पर लुईस बेस अगर एसिड आया तो बेस भी बताना फर्ज बनता है मेरा। लुईस बेस मतलब क्या, लोन पेयर डोनर। गुड, लोन पेयर डोनर। ये बेसिक दिमाग में इतना तो याद होना चाहिए। लंबा लंबा डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट इतना की पॉइंट याद होना चाहिए। मतलब लुईस एसिड के बारे में जब भी दिमाग में ख्याल आए तो हमको ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस क्या, लोन पेयर डोनर। इतना चीज दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, अब ये बताओ कि कौन अच्छा लुईस एसिड होगा। जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, वो अच्छा लुईस एसिड होगा। समझ रहे हो ना कि लुईस एसिड मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको लिख लें आप, लुईस एसिड कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, उतना ही ज्यादा उसका लुईस एसिड कैरेक्टर्स होगा, उतना ही ज्यादा लोन पर एक्सेप्ट करना चाहेगा। चलो ये तो बताने में कामयाब हो गया। अब हम बोरॉन हाइलाइड लिखते हैं। बोरॉन हाइलाइड मतलब क्या, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड और बोरॉन आयोडाइड। चलो यही सब हाइलाइट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सबका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, दो का तो बना देता हूं आपके समझने के लिए। देखो इसमें गलत क्या करते हैं बच्चे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है बच्चे, इसमें गलत क्या होता है ये पहले समझो। आप पहले गलत तरीका समझो कि जो मोस्टली आप सोचोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो सही सोच लोगे आप, बट फ्यूचर में गलती करोगे। देखो बच्चे क्या गलत करते हैं, इसके अगर लुईस एसिड कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या देखते हैं बच्चे, ऐसा सोचते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा, इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो, अगर ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, बोरोन का ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ये खींचेगा। अगर खींचेगा तो क्या होगा बताओ, इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगा। यहां पर आयोडीन में आ जाओ, यहां आयोडीन में क्या होगा, कम खींचेगा। अगर कम खींचेगा तो इस बताओ, इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है या इस बोरोन का, तो हम बोलेंगे इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये अच्छा लुईस एसिड होगा, ये बुरा लुईस एसिड होगा। ऐसा सोचना क्राइम है। देखो तो सबसे पहले ये गलत कंसेप्ट जो सोचोगे वो मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आप यही सोचोगे, ये जो लुईस एसिड का जो ऑर्डर आएगा, सबसे अच्छा लुईस एसिड आप क्या बोलोगे, BF3, सबसे उसके बाद BCl3,
उसके बाद BBr3, जो कि गलत है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अब इसका करेक्ट ऑर्डर जो होता है बैक बॉन्डिंग से निकाला जाता है। तो दूसरा मैं लिखूंगा दैट इज बेस्ड ऑन बैक बॉन्डिंग। मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो 2 ही को ड्रॉ करूंगा। चलो, तो अब तो ये तो पता है ना आपको कि इस बोरॉन भाई साहब के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है। दिस वन इज वैकेंट ऑर्बिटल्स। इस बोरॉन भाई साहब के पास भी क्या, एक वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है। चलो अब देखो यहां पर इस फ्लोरीन भाई साहब के पास भी तो एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, मतलब 3-3 लोन पेयर है, तो एक की जरूरत है। ये कौन सा 2p है, फ्लोरीन का 2p में लोन पेयर होगा, 3-3 लोन पेयर इसके 2p में होगा। यहां पर बताओ इस आयोडीन के कौन सा p में होगा, तो हम बोलेंगे 5p ऑफ आयोडीन। देखो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बट बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कहां ज्यादा है बताओ। अगर छोटा ऑर्बिटल्स है तो इसमें एक्सटेंट ज्यादा होगा ना। मैं बता चुका हूं एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर इसका साइज छोटा है तो इसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होगा। यहां पर क्या बोले मैं, यहां पर आपका जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगा ये क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस, सॉरी इज हाई ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन का छोटा साइज मतलब इसके 2p में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगा, ये बोरॉन तो कॉमन है ना, यहां पर देखो इसका 5p में इलेक्ट्रॉन है, 5p का बड़ा साइज, तो यहां पर इसका साइज बड़ा है, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। अगर यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये लिख देता हूं, यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सॉरी is less due to larger size of iodine। हाँ हाँ ये भी बोल सकते हो, सही बोला। होने का टेंडेंसी ही बहुत कम है, नहीं भी होगा। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत होगा तो एक्सटेंट बहुत कम होगा। और ये भी बोल सकता है नहीं हो सकता है, तो और अच्छी तरह से तुमको समझ में आएगा। समझ गया, अगर थोड़ा बहुत हो गया तो यहाँ पर एक्सटेंट क्या होगा, बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर ज्यादा होगा तो इस बोरॉन, बताओ इस बोरॉन को ज्यादा बेनिफिट होगा, बैक बॉन्डिंग के इस बोरॉन को ज्यादा बेनिफिट होगा या इस बोरॉन को, ये बताओ। इन दोनों बोरॉन में मुझे ये बताओ बैक बॉन्डिंग से इसको ज्यादा मदद मिलेगा या इसको मिलेगा बैक बॉन्डिंग से ज्यादा मदद। मतलब अगर पूछूं इन दोनों में अच्छा ल्यूइस एसिड कौन, ल्यूइस एसिड कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। किस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसको तो मिल गया ना बैक बॉन्डिंग से, समझ रहा है, इसको तो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ये खुश है। बट ये तो दुखी है ना, इसको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रही है। अगर इसको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रही है तो इसका ल्यूइस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझा ना बात को, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है,
इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं के बराबर हो रहा है। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इस बैक बॉन्डिंग से बोरॉन खुश है कि चलो बैक बॉन्डिंग से हमको थोड़ा सहायता मिल गया, हेल्प मिल गया, तो ये खुश है। यहां पर इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब क्या, इसको बैक बॉन्डिंग से हेल्प नहीं मिल रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BF3। समझा ना? इसलिए अच्छा लुईस एसिड कौन, Bi3 ना कि BF3। समझा? तो मैं क्या बोल सकता हूं, आप कंक्लूड कर सकता हूं, जो लुईस एसिड का कैरेक्टर होगा BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। यहां पर इस बोरॉन में क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इस बोरॉन को बैक बॉन्डिंग से मदद नहीं मिला, हेल्प नहीं मिला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, ये भूल जाओगे, बार बार आप यही सोचोगे, गलत करोगे, इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसका करेक्ट लुईस एसिड का कैरेक्टर ऐसा है। तो फिर कल तो आप लोग क्लासेस भी नहीं है, कल दीपावली, फिर कल काली पूजा भी है, मतलब 2-3 दिन फेस्टिवल वाला है, ये दिन है। फिर संडे, मंडे को देखो, मंडे को भी फेस्टिवल है, कौन सा, यहाँ आप लोग का फेस्टिवल होता है एक, क्या बोलते हैं उसके, भैया दूज, भाई फोटा। हाँ भाई दूज। हाँ भाई फोटा। मंडे को देखो, अभी ऐसा आप लोग को जो भी होगा, आपको उसके पहले नोटिस मिलेगा। क्लास होना अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे हर फेस्टिवल में काम करेगा तो हम लोग, चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू।